देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी यूट्यूब के अपने सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल जेडी स्मार्ट लर्निंग पे हार्दिक सुस्वागतम वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने यूट्यूब पे हिंदी व्याकरण को लेकर एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम पढ़ रहे थे रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने इसी चैनल पे एक और नई सीरीज शुरू करने का फैसला किया है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों को के स्थान में गणित को जिनका मीडियम हिंदी है। तो मैं इस सीरीज में शुरू कर रहा हूँ अध्याय वाइज PYQs यानी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की वो श्रृंखला जो अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीटेड है। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें अपने संपूर्ण सिलेबस को कवर करना है, तो इसमें मेरा उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस सीरीज को फॉलो करें, साथ में अपनी तैयारियों को मजबूत करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट पे बने हुए सवालों को दिखाऊंगा, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड मेरे पास बहुत छोटा और समय बहुत कम है। मैं अगर लिखने पे लग गया तो शायद हम एक दो सवाल भी ना कर पाएँ, इसलिए मैं कुछ सवालों को लिखूंगा और अध्याय वाइज जैसे जैसे पूछा जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आप अपनी शुरुआत करता हूँ 2025 उत्तराखंड बोर्ड का ही गणित का पेपर। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो उत्तराखंड बोर्ड से हैं, ये राज्य के उन सभी बोर्डों के लिए हैं, क्योंकि हम एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के प्रश्नों को इधर से उधर एक्सचेंज करते हैं। ये एग्जामिनरों का काम होता है कि वो सवालों को लेते हैं। हो सकता है राजस्थान बोर्ड से ले लें, हो सकता है MP बोर्ड से ले लें, हो सकता है हिमाचल बोर्ड से ले लें, कश्मीर बोर्ड से ले लें, झारखंड बोर्ड से ले लें और भी मध्य प्रदेश बोर्ड से ले लें, और उत्तराखंड बोर्ड के सवाल को भी हो सकता है कि वो बोर्ड अपना लें। तो ये सवाल अदला बदली होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तराखंड के ही बच्चों के लिए है, ये सभी बच्चों के लिए है। तो मेरे पास एक लेकिन पेपर है उत्तराखंड का, तो मैंने इसको अगर अच्छे से देखा भी और समझने का कोशिश किया हूँ, तो इसमें मैंने पाया कि हमारा जो गणित का पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उस अध्याय से हमको 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें 1 नंबर का सवाल बहुविकल्पी सवाल और 2 सवाल 2-2 नंबर के हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने गणित की सीरीज को और अध्याय लेते हैं पहला वास्तविक संख्या ए। वास्तविक संख्याएं आपका पहला अध्याय, जिसको आप अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, बस एक क्विक रिवीजन है। और क्विक रिवीजन है तो समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को जब हम एक साथ देते हैं तो वो वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय और वास्तविक अपरिमेय संख्याओं का समूह ही क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जानते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनसे पहले हम जाने, थोड़ा सा आप एक सवाल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि परिमेय और अपरिमेय की परिभाषाओं से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। सवाल पूछा गया है कि इन चारों में कौन सी अपरिमेय नहीं है। एक सवाल और ले लेता हूं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। यहां पूछा गया अपरिमेय संख्या है। और एक सवाल और बढ़ाएं, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। यहां पूछा गया कि परिमेय संख्या कौन सी है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि हमारे को साल दर साल यहाँ परिमेय और अपरिमेय की परिभाषाओं से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि परिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, ताकि हम इन सवालों को आसानी से पहचान पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो या तो P/Q के रूप में हो अथवा इस रूप में व्यक्त की जा सके कि जब P और Q पूर्णांक हो और Q का मान कभी भी शून्य न हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वही होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म पे लिख देते हैं और जहां Q इक्वल्स नॉट टू 0 यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो। उदाहरण के लिए जैसे मैं लिखूं 1/0, तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, जबकि 0/1 परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। आइए और आगे बढ़े। अब हम जाने, जो संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं वे दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं उन्हें हम दशमलव संख्याएं कह देते हैं। पूर्णांक क्या होता है? क्योंकि अभी हमने बात कही कि P और Q पूर्णांक हों, तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं
जो शून्य के साथ में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ले लें, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम शून्य को ले लें और शून्य के इस तरफ और इस तरफ, ध्यान से समझने का मतलब बाएं और दाएं तरफ मैं यहाँ ऋणात्मक संख्या ले लेता हूँ, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और यहाँ धनात्मक ले लूँ 1, 2, 3, तो यह समुच्चय जो कहलाएगा वो पूर्णांक कहलाएगा। अर्थात परिमेय के अंदर आप ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं लेते हैं। देखते हैं कि हमारे पास शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। बहुविकल्पी सवाल है तो पूछा जा सकता है कि उपरोक्त में से कौन सा पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक नहीं है। तो आपको आंसर देना है कि 0 एक ऐसा पूर्णांक होता है जो न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। अब जाने अपरिमेय संख्याएं क्या है। ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल जो स्वयं किसी भी प्राकृतिक संख्या के पूर्ण वर्ग अथवा पूर्ण घन नहीं है, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, वर्गमूल 8, वर्गमूल 5 और भी अनेक ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात अपरिमेय वो होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। हम p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। गौर कीजिएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब आप किसी को विभाजित करे चलते हैं किसी अंक को, तो एक निश्चित क्रम के बाद वो अंक अपने आप को दोहराव में ले आता है, तो उनको हम अशांत अनावर्ती कह देते हैं। गौर कीजिएगा। अब आते हैं अपने आज के मुख्य सवाल पे कि हमारे को पहला सवाल बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछा जा रहा है और हमें उसको क्विक आंसर कैसे देना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। पूछा गया सवाल है नहीं है 2025 का सवाल। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 और वर्गमूल 5। अभी हमने परिभाषा में देखा कि अपरिमेय संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या वर्गमूल 2 को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 इसको भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4, गौर कीजिएगा, वर्गमूल 4 को मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि वर्गमूल 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 बटा 1 अगर मैं लिख दूं तो यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात सवाल का उत्तर मिल गया कि अपरिमेय नहीं है, तो वर्गमूल 4 अपरिमेय नहीं है। अगला विकल्प देख लें, वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उपरोक्त में से वर्गमूल 4 अपरिमेय नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। वर्ष 2018 में पूछा गया सवाल। अब की बार पूछा कि परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, क्या वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या। पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या। 0.375, क्या 0.375 को मैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसके हर और अंश में दोनों जगह 100 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव के 3 स्थान हैं। तो मैं लिखूंगा 375 बटा 1000, सॉरी गलती, 1000 से गुणा करूंगा, तो 375 बटा 1000। अर्थात मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख दिया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 0.375 एक परिमेय संख्या है। और अगला विकल्प है 5 ऋण वर्गमूल 3, 5 ऋण वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं। हमारे से सवाल पूछा गया था कि कौन सी परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। 2019 में पूछा गया सवाल। वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, पाई और 2 धन वर्गमूल 5। अब तक आप समझ ही गए हो और आप पहले से जानते हो कि वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख देंगे उनको हम परिमेय संख्या बोल देंगे। यहाँ वर्गमूल 3 अपरिमेय, वर्गमूल 4 है। वर्गमूल 4 अभी हमने यहाँ जिक्र किया था कि वर्गमूल 4 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उत्तर बन जाएगा वर्गमूल 4। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। यह प्रतिदर्श 2024 का सवाल है। 22/7 पाई, वर्गमूल 4 और इनमें से कोई नहीं।
पूछा है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या 22/7 अपरिमेय संख्या है? जी, ये 22/7 अपरिमेय नहीं परिमेय है। पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कुछ दोस्त मेरे ऐसा भी सोचेंगे यहाँ पर कि शायद ये पी 22/7 पाई का मान रखा होगा, वो ऑप्शन को टिक भी कर सकते हैं। गलत मत कीजिएगा, 22/7 उन्होंने लिख दिया है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ आंसर बनेगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। पुनः सवाल पूछा गया कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, और वर्ष 2023 में पूछा गया सवाल। 0.125, 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 4 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8। अब गौर कीजिएगा, अभी हमने पढ़ा था 0.375 बटे में 1000 लिख सकते हैं, तो क्या 0.125 को 125 बटे 1000 लिखा जा सकता है? जी लिखा जा सकता है। इसीलिए हम तो एक परिमेय संख्या है, पूछा गया अपरिमेय कौन सी नहीं है। 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 का मतलब ये होता है कि इस 2 का वर्ग कर दीजिए और इस 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और इसके साथ गुणा कर दूंगा तो 4 गुना हो जाएगा 8, ये हो गया वर्गमूल 8। दूसरा आया 2 वर्गमूल 4, 2 का वर्ग फिर कर देता हूं, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 4 4 16, यानी वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 4 का वर्ग है, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया। फिर लिखा गया वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8। दो अपरिमेय संख्याओं को अगर आप आपस में गुणा कर देंगे तो उनका हल हमेशा एक परिमेय संख्या बन के आ जाता है। देखिएगा 2 वर्गमूल गुणा 2 का मतलब हो गया वर्गमूल 16, तो वर्गमूल 16 का मतलब फिर से 4/1। पूछा गया अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो अपने को एक ही आंसर मिलता है, 2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। 2023 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आया कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। अब वापस से अपने को बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या वर्गमूल 3 अपरिमेय है, क्या वर्गमूल 4 अपरिमेय है, क्या 5 अपरिमेय है, या 2/3 अपरिमेय है? हमारे को पता है कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का सीधी परिभाषा जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ गौर कीजिएगा, आपके पास 2 नए सवाल आ रहे हैं, 7 और 8 नंबर का सवाल। यह सवाल हमारे उत्तराखंड बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन सीबीएसई ऐसे सवाल पूछती है और भी अनेक बोर्ड ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो गौर करें, नया पैटर्न आ रहा है, शिक्षा के शिक्षा में नए नए बदलाव हो रहे हैं, सवालों में नए नए बदलाव हो रहे हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड में या जिन जिन बोर्डों में ऐसा सवाल अब तक न आया हो, वो विद्यार्थी ध्यान देंगे कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है, करना बहुत आसान होता है, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप सवाल को बनाएंगे। अब देखिएगा, सवाल कथन और कारण करके पूछा जाता है। तो कथन, यहाँ एक कथन दे दिया जाएगा और फिर एक कारण दिया जाएगा, और उसके बाद आपको ऐसे 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। विकल्पों को पढ़ता हूं। पहला विकल्प, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। आपको गौर करना है, अब कथन भी पढ़ना है, कारण भी पढ़ना है और उसको समझना है। तो कथन पढ़ते हैं पहला, 0.75 एक परिमेय संख्या है। परिभाषाओं के आधार पर उठा के देखें तो 0.75 क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हम 0.75 को 75/100 लिख देते हैं, यहाँ दशमलव के 2 स्थान हैं। अब गौर मत कर दीजिएगा कि यहाँ तो 1000 लिख रहे थे, तो यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान है, इसलिए लिख दिया इसको मैंने 100। अब मैं इसको अगर भाग दे दूं तो 25 चक्को 100 और 25 3 75, 3/4। 3/4 को मैं भाग दे दूं, 4 को अगर मैं 4 से विभाजित करूं 3 को, तो गौर कीजिएगा 0.0, 4 7 28, 2 0, 4 पंजे 20। अब देखिएगा क्या रिमाइंडर कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरा, कारण दे दिया उन्होंने कि सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। क्या सभी शांत दशमलव परिमेय मिल गई अपने को? जी मिल गई। अर्थात हम इस आधार पे कह सकते हैं कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसी पर अगला सवाल देखते हैं। कथन ये कह रहे हैं कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। गौर करें, क्या वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है? आपने अभी देखा कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म पे लिखते हैं, और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या वर्गमूल 3 को p/q का फॉर्म लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये कथन जो अपने आप में गलत हो गया। अब आते हैं कारण में। परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जी लिखा जा सकता है, ये तो परिमेय की परिभाषा है।
तो हम इस आधार पे कहेंगे कि कथन हमारा गलत है और जबकि अपना कारण सही है, तो इस आधार पर उत्तर देंगे आप डी। दोस्तों, इस सीरीज में आज हमने अपने इस अध्याय में आए हुए बहुविकल्पी सवालों को देखा। कल हम देखेंगे अपने अगले वीडियोज में कि इसमें हमारे से दूसरा पैटर्न सवाल का क्या है, तीसरा रूप क्या है। अलग अलग रूपों के सवाल आपके सामने आएंगे जो आपको अपने एक फास्ट रिवीजन में मदद करेंगे। तो तब तक इस चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आपसे एक छोटा सा अनुरोध, आप अपनी इस प्यारी सी अंगुली का इस्तेमाल करेंगे, इसको उठाएंगे और प्यार से दबा के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच में। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।